हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोलॉजी के क्वेश्चन के थ्रू इकोलॉजी के सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सारे कंसेप्ट तो हम यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो भी रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, जो मैक्सिमम वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आप इन क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्विकली 30-40 मिनट्स में हम कैसे इकोलॉजी के जो मेन कंसेप्ट है उनको क्वेश्चन के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद इन अ ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्सोनोमिक क्लेड पॉपुलेशंस एंड स्पीशीज ऑफ लार्जर साइज आर जनरली फाउंड इन कोल्डर एनवायरमेंट। कहता है कि जो स्पीशीज पॉपुलेशन क्लेड है वो कोल्डर एनवायरमेंट में लार्ज साइज के पाए जाते हैं, while population and species smaller size are typically found in a warmer region। और वार्मर रीजन पे जो पॉपुलेशन और क्लेड हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं। ये जो रूल है ये किसने दिया? ये जो रूल है ये बोल्ट्जमैन ने दिया। ये बोल्ट्जमैन रूल है। एलेंस का रूल है कि जो कोल्ड एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके जो ऑर्गन्स होंगे, जैसे कि हो गया ईयर्स, ओके, उनके जो लिम्स हो गए, ठीक है, ये स्मॉल होंगे। ये स्मॉल इसलिए होंगे कि इनका सरफेस एरिया, रीजन ये है कि सरफेस एरिया रिड्यूस हो सके, सरफेस एरिया क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। और जैसे ही सरफेस एरिया रिड्यूस होगा, जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम से कम पास होगा एनवायरनमेंट में, तो बॉडी टेम्परेचर बॉडी में रहेगा और उनको वार्म करने में हेल्प करेगा। तो ये एलेंस का रूल था। गॉस प्रिंसिपल आपको पता है, पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम ऑरेलिया के कंपटीशन पे इन्होंने, गॉस ने प्रिंसिपल बनाया था। और ग्लोगर्स रूल जो है वो पिगमेंटेशन, जो बर्ड्स हैं उनके पिगमेंट को लेकर इन्होंने रूल दिया था कि जो इक्वेटर के नियर है उनमें पिगमेंटेशन ज्यादा होगा, जो इक्वेटर से दूर है। तो जो बोल्ट्जमैन हैं उन्होंने कहा था कि जो कोल्ड एनवायरनमेंट में है वो जो स्पीशीज है वो लार्ज साइज की होगी, जिससे से ज्यादा वो एनर्जी जनरेट कर सके। ये बोल्ट्जमैन है। यहाँ पे एलेंस और बोल्ट्जमैन में एलेंस ने अपेंडेज पे बात की थी, ओके, ऑर्गन्स की बात की थी, और बोल्ट्जमैन ने लार्ज साइज की बात की थी। ये बोल्ट्जमैन सेकेंड वन इज अ क्लियर आंसर फॉर दैट एंड ऑल 4 रूल्स which I have explained to you. Next है, which of the following statements indicates the relationship between the basal metabolic rate? BMR की बात करता है, basal metabolic rate and body size। ये हम पढ़ते आए हैं कि जितना बॉडी साइज छोटा होता है BMR उतना ज्यादा होता है। तो क्या कहता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेस लीनियरली विद द बॉडी साइज। नहीं, बॉडी साइज बड़ा होगा तो BMR क्या होगा? छोटा होगा। आपने ग्राफ पढ़ा होगा जहां पे बुक्स में, जहां पर एक माइस और एक एलिफेंट को कंपेयर किया हुआ है कि माइस का मेटाबॉलिक रेट हाई था कंपैरिजन टू द एलिफेंट। तो बॉडी स्पेसिफिक बेसिक मेटाबॉलिक रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडी साइज। नहीं, रिलेशन है, इंडिपेंडेंट नहीं है। वेट स्पेसिफिक बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीजेस नॉन लीनियरली विद द बॉडी साइज। यस, ये डिक्रीज करेगा विद द बॉडी साइज। अभी तक ये एप्रोप्रिएट आंसर है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेस विद द बॉडी साइज, नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि जैसे जो जितनी बॉडी छोटी होगी BMR उसका ज्यादा होगा, जैसे ही बॉडी आपकी बड़ी होगी BMR उसका क्या हो जाएगा? BMR उसका रिड्यूस हो जाएगा। तो इसी पे क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है निश से। निश क्या होता है? निश आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा। निश क्या है? हैबिटैट, हैबिटैट प्लस रोल। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स वो किस हैबिटैट में रह रहा है और उसका क्या रोल है, इसको निश है। तो देखिए, 2 तरह के निश होते हैं। एक निश होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल निश। फंडामेंटल निश क्या होता है कि जैसे कि फंडामेंटल निश क्या है, आपका एक घर है या आपकी एक कॉलोनी है, आप किसी भी प्रोस्पेक्टिव में इसको मान लें कि आपका एक पूरा का पूरा घर है। ठीक है, घर के कई सेगमेंट्स है, उसमें बालकनी भी है, उसमें किचन भी है, उसमें वॉशरूम भी है, ठीक है, उसमें आपका लिविंग रूम भी है, बेडरूम भी है, कई सारी चीजें।
या एक कॉलोनी है, कॉलोनी में कई सारे घर हैं और उसमें से एक घर आपका है, ठीक है। तो फंडामेंटल निश क्या है कि आप कहां तक सरवाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, ठीक है। तो फंडामेंटल निश एक बड़ा सा अम्ब्रेला है कि मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम मैं यहां पे लिख देता हूं मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम ये जो टॉलरेंस पावर है ऑर्गेनिजम्स का, ये फंडामेंटल निश है, ठीक है। मेरा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज भी करता है, फीवर आता है, ठीक है, और हम कोल्ड एनवायरमेंट में भी जाते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम हम कितना टॉलरेट कर सकते हैं, दैट इज अ फंडामेंटल निश, ठीक है। लेकिन एक्चुअल हम कहां कंफर्टेबल हैं, ऑप्टिमम हम कहां पे रहते हैं, जहां मेरा जो बॉडी की फंक्शनिंग हो वो ऑप्टिमम हो, इसको हम कहते हैं रियलाइज्ड निश। क्या बोलते हैं, रियलाइज्ड निश। तो रियलाइज्ड निश को समझ लीजिए कि इस बड़े से अम्ब्रेला के बीच में एक छोटा सा अम्ब्रेला है जहां पे कंफर्टेबली, यानी कि जो घर है उस घर में जो आपका बेडरूम है, जो आपका स्टडी रूम है, या जो कॉलोनी है उसमें जो आपका घर है, दैट इज अ रियलाइज निश, जहां पे आप कंफर्टेबली रह सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल इज अ लार्ज अम्ब्रेला एंड रियलाइज निश इज अ स्मॉल अम्ब्रेला। तो ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली आइडेंटिफाइज द फंडामेंटल निश एंड रियलाइज निश। तो देखिए ये जो बड़ा सा अम्ब्रेला है ये क्यू है, विदा शेड के है, तो ये क्यू है। तो क्यू इज ऑलवेज फंडामेंटल निश। तो क्यू कहां पे फंडामेंटल निश, देखिए फंडामेंटल में एक ही ऑप्शन आ रहा है, सेकंड। तो अब इसको क्रॉस वेरीफाई कर देते हैं कि रियलाइज निश क्या पी है, जी हाँ, पी कहां पे है, पी ए डॉटेड है। तो ये रियलाइज निश किसी एक स्पीशीज का रियलाइज निश होगा, स्पीशीज 1 का रियलाइज निश होगा, स्पीशीज 2 का रियलाइज निश होगा, लेकिन दोनों का फंडामेंटल निश क्या है, सेम है। जैसे ग्रेजर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, तो उनका फंडामेंटल निश क्या है, सेम है, वो ग्रासलैंड है, पर रियलाइज निश उन्होंने कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए अपने रियलाइज निश क्या कर रखे हैं, बांट रखे हैं। तो ये हो गया रियलाइज निश। तो ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन, फंडामेंटल निश इज क्यू एंड रियलाइज निश इज पी। नेक्स्ट है मैचिंग का, द टेबल बिलो लिस्ट टर्मिनोलॉजीज एक्स एंड कंसेप्ट्स वाई। एक्स जो है वो टर्मिनोलॉजी है, वाई उसके रिलेटेड कंसेप्ट्स है, किससे रिलेटेड है, निश से। फिर आ गया निश, which of the following option represents the correct match between the column x and y। देखिए पहला कहता है निश कॉम्प्लीमेंट्रिलिटी, फिर है निश पैकिंग, फिर है निश कम्युनिटी निश, और फिर है एल्टोनियन निश। देखिए निश कॉम्प्लीमेंट्रिटी क्या कहता है कि टेंडेंसी फॉर कोएग्जिस्टेंस, कोएग्जिस्टिंग स्पीशीज, दो कोएग्जिस्टिंग स्पीशीज है which occupy a similar position along a at least one niche dimensions। ये है निश कॉम्प्लीमेंटरिटी, ओके। फिर है निश पैकेजिंग। निश पैकेजिंग क्या है, टेंडेंसी फॉर कोएग्जिस्टिंग स्पीशीज टू फिल द अवेलेबल स्पेस along इंपॉर्टेंट निश डायमेंशन। यहाँ पे एटलीस्ट वन था, यहाँ पे निश डायमेंशंस, वो निश पैकिंग है, निश पैकिंग। अब जैसे कि मान लीजिए कि ग्रासलैंड्स पे ग्रेजर्स है, पर ग्रेजर्स में भी कई सारे कैटेगरीज है, कोई सॉफ्ट लीफ खाता है, कोई हार्ड पार्ट ग्रास के खाता है, ठीक है। तो उन्होंने भी अपने अपने निश को क्या, निश एक रहते हुए भी उन्होंने अपनी अपनी चीजें क्या रखी हैं, कोएग्जिस्ट करते हुए भी अलग रखी है, तो दैट इज निश पैकिंग। कम्युनिटी निश, कम्युनिटी आपको पता है कि समूह, द ग्रुप ऑफ द डिफरेंट। तो कम्युनिटी निश क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ निशेस ऑफ ऑल इंडिविजुअल स्पीशीज निश दैट को अकर एट द सेम साइट, ओके। और एल्टोनियन क्या होगा, एल्टोनियन क्या कहता है कि स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन्ड बाय ट्रॉफिक लेवल एंड बायोटिक इंटरैक्शंस। उन्होंने क्या किया, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ट्रॉफिक लेवल एंड बायोलॉजिकल मीन्स की फूड फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से और इंटरेक्शन के हिसाब से, ये कहा गया एल्टोनियन निश, ओके। तो एल्टोनियन निश इज इजी टू अंडरस्टूड। तो डी का फर्स्ट केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है थर्ड। देखिए थर्ड कहता है ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4 और डी का 1।
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल को वो पूछ रहा है। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें पता था ना, डार्विन ने देखा फिंचेस। ओके, डार्विन फिंचेस बर्ड्स, उन्होंने क्या किया था, बर्ड्स जो इवॉल्व हुई थी डिफरेंट बीक्स, तो टू सिंपैट्रिक बर्ड्स, ओके, जो उनके जो एंसेस्टर हो कॉमन हो, इवॉल्व डिस्टिंक्ट बीक शेप्स टू कंज्यूम सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। डिफरेंट प्लांट के सीड को कंज्यूम करने के लिए उन्होंने बीक शेप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो वही बात है कि उन्होंने अपने जो निश है उसको ओवरलैप होने से बचा दिया। तो सेकंड इज अ क्लियर कट है, यहां पे बर्ड्स की बात आई है सेकंड में, तो सेकंड इज अ करेक्ट ऑप्शन। फिर कहता है ए पोजीशन एसोसिएशन बिटवीन एब्सोल्यूट एवरेज इंडिविजुअल्स फिटनेस एंड पॉपुलेशन साइज ओवर सम फाइनाइट इंटरवल इज नोन एज। देखिए यहां पे कुछ और इफेक्ट दिए गए हैं। एली इफेक्ट ये है कि जब पॉपुलेशन साइज हाई होगी तो उनकी जो फिटनेस है वो फिटनेस भी ठीक ठाक होगी। लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन साइज कम हो जाती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम हो जाते हैं, तो उनकी फिटनेस, रिप्रोडक्टिव, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। एली ने ये कहा था। ठीक है जी। तो बर्ड्स मैस हमने देख लिया था, बर्ड्स मैस कोल्ड एनवायरनमेंट में लार्ज साइज की बात करता है। ठीक है। रेंस रूल करता है बर्ड्स के विंग्स पर। जो ये रूल है ये बर्ड्स के विंग्स पर है, यानी कि जब वार्म एरिया में जो विंग्स होंगे वो विंग्स कैसे होंगे, ब्रॉड। ठीक है। और जब कोल्ड एनवायरनमेंट में बात करेंगे तो ये जो विंग्स होंगे ये होंगे शार्प, ओके, एंड पॉइंटेड। समहाउ कैसे होंगे, पॉइंटेड। और फाउंडर इफेक्ट कहता है कि जब एक बड़े पॉपुलेशन में से एक छोटा सा पार्ट, कुछ इंडिविजुअल निकलकर एक अलग जाकर अपनी पहचान बनाते हैं तो उनमें जेनेटिकली चेंज आ जाता है और जिससे कि नई स्पीशीज की जो है वो इवोल्यूशन होती है। ये फाउंडर्स इफेक्ट था। तो फाउंडर इफेक्ट, न्यू स्पीशीज, बड़े पॉपुलेशन में से कुछ अलग होके एक नया पहचान, जीन में चेंजेस आता है, फाउंडर इफेक्ट। रेंच जो है वो बर्ड्स के विंग्स की बात करते हैं, बर्ड्समैन जो बात करते हैं वो साइज की बात करते हैं, और एली जो बात करते हैं वो करते हैं कि जितना बड़ा पॉपुलेशन साइज उतना ही उनकी फिटनेस लेवल हाई। ठीक है। तो ये जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है एली इफेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो एली इफेक्ट, बाकी जो है वो रॉन्ग है इस क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट है इकोलॉजिस्ट एग्जामिन द रोल ऑफ कंपटीशन फॉर बिलो ग्राउंड रिसोर्सेज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, कंपटीशन किसके लिए है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द डिस्पर्जन पैटर्न, ये डिस्पर्जन पर आ गया, ओके, ऑफ ट्रीज इन द acacia savannas of South Africa. The figure below depicts the result of their study. In case all other parameters were constant, यानी कि हमें केवल कंपटीशन वाले पार्ट पे यानी कि वाटर न्यूट्रिएंट पार्ट पे ध्यान देना, बाकी पैरामीटर क्या है, कांस्टेंट है। Select the option that best represent the dispersion pattern. अब डिस्पर्जन पैटर्न कौन कौन से होते हैं, रेगुलर होता है, रैंडम होता है, क्लम्प्ड होता है। ठीक है। तो ये कैसा है, किसका किसका देखना है, ए और बी। ए कहां है, यहां पर, और बी कहां है, यहां पर। ठीक है। तो ए और बी में अब देखिए ए और बी ये दोनों रेगुलर हैं, इनके जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग, देखिए ये है सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स और ये है एवरेज मिनरल नेबर डिस्टेंस। ओके, जब मॉइस्चर कम है, ठीक है, तो डिस्टेंस इनका क्या है, 9 मीटर, और जब हमने मॉइस्चर को बढ़ा दिया तो भी डिस्टेंस इसका कितना है, 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है। तो अब आप देखेंगे ए और बी दोनों जो है वो रेगुलर दिखा रहे, क्लम्प नहीं दिखा रहे। क्लम्प कहां पर दिख रहा है, क्लम्पिंग यहां पे दिख रही है।
रेंडमनेस तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो दोनों ए भी रेगुलर है और बी भी क्या शो कर रहा है, रेगुलर पैटर्न शो कर रहा है। तो रेगुलर जो है ये आपका डिस्पर्जन पैटर्न इसमें शो कर रहा है। तो ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट फिर इसी तरह से है, a tree species has leaves that contain an allylochemical compound that leaches into the soil and prevent the growth of its own seed। जो प्लांट है वो प्लांट की जो लीफ है, इस लीफ में एलिलोकेमिकल कंपाउंड है जो कि अपने ही सीड्स को, अगर यहां से सीड टूट के गिरेगा तो अपने ही सीड के जर्मिनेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। यानी ये नहीं चाहता है कि जहां पर ये है वहीं पर नया पौधा जन्म ले, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, यानी कि ये चाहता है कि डिस्टेंस पर एक यूनिक डिस्टेंस पर हमारी क्या हो, डिस्पर्जन हो। ओके, तो डिस्पर्जन पैटर्न क्या होगा इसका, ये क्या चाहता है, यूनिफॉर्म डिस्पर्जन। ओके, अगर एक ही जगह पर जहां पे सीड गिर रहा है, पेड़ के नीचे ही सबसे ज्यादा सीड गिरेंगे तो वो क्लंपिंग हो जाएगी, ठीक है, ठीक। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म डिस्पर्जन का एग्जांपल है, इसलिए प्लांट ने एलिलोकेमिकल कंपाउंड अपने लीफ में रख रखे हैं। नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन पॉपुलेशन। एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, जे कर्व और एस कर्व, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये है एक्सपोनेंशियल और ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसमें कि के नहीं होता, कैरिंग कैपेसिटी को हम इग्नोर करते हैं, और लॉजिस्टिक एस में क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी होता है, ठीक। तो ये कहता है कि विच ऑफ द रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। अब देखिए dn अपॉन dt, फार्मूला क्या होता है, dn अपॉन dt इक्वल टू rn, क्योंकि k तो है नहीं तो फॉर्मूला अगर k होता तो क्या होता, ये किसके लिए है, ये है एक्सपोनेंशियल के लिए, ठीक है। अगर k होता तो क्या होता, dn अपॉन dt इक्वल टू rn, फिर क्या होता, k माइनस n अपॉन k, ठीक है, ये फॉर्मूला होता। तो k तो यहां पे, ये किसके लिए, ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए। तो ये तो यहां पे बात नहीं कर रहा, हम एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं। तो कहता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अगर r की हम बात करें तो n अगर यहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n इज टू डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू r। और r क्योंकि k है नहीं तो r की जो वैल्यू है, जो उसकी इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ है, वो बढ़ती चली जाएगी। तो 1 अपॉन n डी एन अपॉन डी टी, और r क्या होगा, ये कांस्टेंट बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट वन। ये नहीं है क्योंकि यहां पर 1 अपॉन n नहीं है। देखिए ऊपर नीचे मतलब नहीं है कि ये दूर है तो हमने इसको बोल दिया ये नजदीक है। यहां पर 1 अपॉन n ये वाला जो फॉर्मूला है वो मिसिंग है। यहां पर क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल में नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल में नहीं है। तो सेकंड इज अ करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। फिर आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ फॉर पर कैपिटा ग्रोथ रेट, ओके, एज फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये बात कर रहा है 1 अपॉन n इक्वल टू डी एन अपॉन डी टी। अब देखिए यहां पर ये k है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्रोथ में क्या है कि k की बात कर रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ पर कैपिटा ग्रोथ रेट फंक्शन पॉपुलेशन डेंसिटी n। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि रेंडमली डेंसिटी क्या हो गई, ड्रॉप हो गई, पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। पर ग्रोथ रेट और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, पर ग्रोथ रेट क्या होता जा रहा है, सिमिलर होता जा रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है और ये क्या होता जा रहा है, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। यहां पर आप अगर मैं बात करूंगा सी में, पार्ट सी में, जब कैरिंग कैपेसिटी दूर है तो पॉपुलेशन कैपिटल ग्रोथ क्या होती जा रही है, इंक्रीज। और जैसे ही ये पहुंचेगा हाफ कैरिंग में, कोई भी जब पहुंचेगा k अपॉन 2 में, तो उसकी पीक होगी।
और उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि क्या होंगे कि कैरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, तो जो ग्रोथ पर कैपिटा ग्रोथ रेट है वो भी क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट। अब यहां पे देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दिया है तो हम कैरिंग कैपेसिटी बट ऑब्वियस मान के चलेंगे, ठीक है। तो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो इससे बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ से क्वेश्चंस आते हैं, तो बार बार ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं ग्राफ के फॉर्म में आते हैं, और यही ग्राफ देखकर हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं, स्किप कर जाते हैं। Second, which of the following correctly represent the relationship between the rate of population growth and population size? फिर वही बात आ गई, देखिए फर्स्ट dn अपॉन dt k अपॉन 2 नियर दिस वन, यहां पर k अपॉन 2 हो ही नहीं सकता, अभी k तो बाकी है और यहाँ पे 0 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। यहां पे k अपॉन 2 तो हो ही नहीं सकता, यहां के बाद क्या हो गया है, ये स्ट्रेट हो गया है, ओके, कांस्टेंट हो गया, लीनियर हो गया, तो ये k अपॉन 2 नहीं होगा, यहां पर k नहीं होगा, अगर k यहां खत्म है तो आगे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो k अपॉन 2 कहां हमने पिछली बार देखा था कि मिड में जहां पर हाईएस्ट ग्रोथ रेट है वो क्या होगा, k अपॉन 2 पे, यानी कि हाफ कैरिंग कैपेसिटी यूटिलाइज हो गई है, तो सेकेंड इज अ करेक्ट ऑप्शन। फिर कहता है द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द नोइंग द कैरिंग कैपेसिटी एंड द पॉपुलेशन साइज इन द इक्वेशन बिलो, dn अपॉन dt इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी का ये फॉर्मूला है, ये हमें पता है। Assume that population have the same intrinsic growth rate and carrying capacity, जो R और N है वो सेम है, ठीक है। Then at which of the following values of second term, अगर ये और ये सेम है तो पूरी डिपेंडेंसी कहां पे है, इस पे है, k माइनस एन अपॉन के, तो k माइनस एन अपॉन के इसकी वैल्यू जब मिनिमम होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है, तो कंपटीशन टू बी हाईएस्ट, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होगा, हाईएस्ट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर मैं मान लीजिए इसकी वैल्यू मैंने यहां पे रख दी 0.001, तो ऑटोमेटिक इनकी वैल्यू कम हो जाएगी जब मल्टीप्लाई होगा, जब इनकी वैल्यू कम हो गई यानी कि ग्रोथ रेट क्या हो गई, कम हो गई, ग्रोथ रेट कम क्या हो गई, उसका वन ऑफ द कॉज क्या है कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्या हो गई है, बढ़ गई है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड हो गई और आपस में ही कंपटीशन जो इंडिविजुअल्स की है पॉपुलेशन वो क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो लोवेस्ट जो वैल्यू है वो हम सर्च करेंगे, लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है, 0.001, क्योंकि ये है 0.009, 0.015, 1.15, तो दिस इज द लोवेस्ट वैल्यू जो कि आर एन की वैल्यू को लोवेस्ट लाएगी, और आर एन की वैल्यू लोवेस्ट का मतलब है कि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो गया, लोवेस्ट हो गया है। क्यों लोवेस्ट हो गया है कि इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ गया है। क्यों इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं कैरिंग कैपेसिटी के आसपास, ठीक है जी। नेक्स्ट फिर ग्राफ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट बेस्ट डिपिक्ट्स ग्रोथ एज पर द लॉजिस्टिक इक्वेशन, लॉजिस्टिक इक्वेशन में हम क्या यूज करते हैं, के, कैरिंग कैपेसिटी, तो फिर वही है, देखिए यही ग्राफ बार बार आ रहा है घूम घूम के, ठीक है, ये थर्ड है, सेकंड तो ये फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, तो दिस इज द करेक्ट वन कि हाफ कैरिंग कैपेसिटी में ग्रोथ रेट क्या होगी, किसी भी पॉपुलेशन की मैक्सिमम होगी, तो दिस वन इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब आ रहा है पॉपुलेशन ऑफ टू स्पीशीज ए एंड बी बिलो लॉजिस्टिक ग्रोथ, द पैरामीटर वैल्यूज फॉर द लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन आर गिवन इन द टेबल बिलो। ए का आर की वैल्यू दी है, के की वैल्यू दी है, ठीक है, और एन की वैल्यू यहां पे दी है। कहता है कि ए स्पीशीज और बी स्पीशीज निकाली, सिंपल फॉर्मूला, थोड़ा सा मैथमेटिकल होगा, डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन ब्रैकेट के माइनस एन अपॉन के। आर की वैल्यू दी हुई है आपकी अलग अलग, और एन की वैल्यू आपको दी है 100, और आपको किसकी वैल्यू दी है, के की वैल्यू दी हुई है। तो आप स्पीशीज ए के लिए, स्पीशीज बी के लिए इस फॉर्मूले में ये सारे डाल लें। अगर आपको टी नहीं दिया है तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, वो आप देख लेंगे, या टी को 1 मान लीजिएगा, ठीक है, ठीक।
और इसके बाद आप जब जैसे इक्वेशन लगाएंगे तो आपके पास आंसर्स आ जाएंगे, और मेरे अकॉर्डिंग 2 स्पीशीज ए 200 और स्पीशीज बी 72 आंसर आएगा। आप इसको लगा के देखें। नेक्स्ट है पॉपुलेशन साइज पे। द गिवन बिलो आर द पॉपुलेशन पिरामिड्स ऑफ 3 डिफरेंट पॉपुलेशन ए बी सी, डिपिक्ट्स रिलेशनशिप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट। जाहिर सी बात है, ये क्या है, बर्थ, ये है एडल्ट्स और ये है ओल्ड एज, और चाइल्ड, एडल्ट एंड ओल्ड एज, ऐसे हमारा ये ग्राफ और ये जो हमारा पिरामिड बनता है। तो ये ब्रॉड है, इसका मतलब क्या है कि बर्थ ज्यादा है, और ये नैरो है मतलब है डेथ कम है। इनकरेक्ट देखना, फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो पहला कहता है पॉपुलेशन बी हैज अ स्लोअर ग्रोथ रेट स्लोअर है देन पॉपुलेशन ए, पॉपुलेशन ए से इसकी स्लोअर है, तो ठीक है। इसका देखिए ब्रॉडर है, ये थोड़ा सा नैरोवर है, तो ठीक है। पॉपुलेशन सी हैज बर्थ रेट हायर, इसकी कहता है कि बर्थ रेट हायर है देन डेथ रेट, नहीं। देखिए डेथ रेट क्या है, ज्यादा है, ऊपर क्या है, ब्रॉड है, नीचे नैरोवर है, तो बर्थ कम हो रही है और डेथ क्या है, ज्यादा है, तो सेकंड रॉन्ग है, और यही हमें ढूंढना था। थर्ड और फोर्थ भी आप पढ़ लीजिए। पॉपुलेशन ए रिप्रेजेंट रैपिडली ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, रैपिडली ग्रोथ हो रही है, बर्थ रेट ज्यादा है। पॉपुलेशन बी इज हाईएस्ट डेथ रेट अमंग्स द 3, ओके। तो जो भी चीजें हैं, सो उसमें जो अगर मैं बात करूं तो सी बर्थ रेट हायर देन द डेथ रेट, ये पॉपुलेशन सी ये नहीं है, ये नहीं है, तो सेकंड इज अ रॉन्ग। नेक्स्ट है इन द फिगर बिलो विच ऑफ द कर्व दैट रिलेट current reproductive effort with future reproductive value are likely to favor semelparous reproduction. Semelparous reproduction means they reproduce once. लाइफ में एक बार ही रिप्रोडक्शन करते हैं और सारी की सारी एनर्जी वो रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे, लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर है रेजिडुअल रिप्रोडक्टिव वैल्यूज और यहां पे करंट रिप्रोडक्टिव एफर्ट। तो अब ये देखिए वैल्यूज यहां पे ज्यादा जा रही, फिर एकाएक क्या हो रही है, डाउन हो जा रही है। रिप्रोडक्टिव एफर्ट इन्होंने कम कर दिया, इन्होंने रिप्रोडक्टिव एफर्ट क्या कर दिया, यहाँ पे सडनली डाउन कर दिया। पर इन्होंने ये जो ए और बी है, देखिए ए और बी, इनकी रिप्रोडक्टिव एफर्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव वैल्यूज के साथ साथ ये, तो ए और बी जो है वो सेमेल्पेरस रिप्रोडक्शन के लिए करेक्ट है। तो कर्व ए एंड बी इज शोइंग द फेवर सेमेल्पेरस रिप्रोडक्शन पैटर्न। सेमेल्पेरस आपको समझ में आ गया, जैसे कि जो कुछ फिशेस हैं वो लाइफ में एक बार ही रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे आपने सालमन देखा होगा, माइग्रेशन करते हैं तो वो लाइफ में एक बार ही रिप्रोड्यूस करेंगे, सारी सारी एनर्जी दे देंगे, मैक्सिमम रिप्रोडक्शन हो सके, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ए एंड बी इज अ करेक्ट। सेकेंड है विच ऑफ दीज ट्रेड्स इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर सेलेक्टेड ट्री स्पीशीज। आर सेलेक्टेड मींस रिप्रोडक्टिव सेलेक्टेड, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, के की कोई बात नहीं है। तो मोटिलिटी एंड रिप्रोडक्शन आर स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी, नहीं जी, पॉपुलेशन डेंसिटी तो एक तरह से के सिलेक्टेड ही हो गया ना, तो इनका पॉपुलेशन डेंसिटी से मोटिलिटी और रिप्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है। टेंड टू ऑक्यूपाई हैबिटेट्स दैट आर अनप्रेडिक्टेबल एंड इफेमेरल। अब देखिए कि जो इंसेक्ट्स हैं वो आर सिलेक्टेड स्पीशीज में आते हैं, ठीक है, तो वो अनप्रेडिक्टेबल हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, ठीक है। थ्राइव्स इन हैबिटेट वेयर द रिसोर्सेज कंपटीशन इज लो। तो ये सारे सही हैं, सेकंड और थर्ड। हैव सुपीरियर कैपेबिलिटीज टू कोलोनाइज न्यू हैबिटेट्स, फर्स्ट सही नहीं है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी पर मोटिलिटी और रिप्रोडक्शन डिपेंड नहीं करता है आर सिलेक्टेड स्पीशीज का। फिर आ गया गिवन बिलो आर ग्रोथ एंड सर्वाइवलशिप कर्व। ये ग्रोथ का है, ये सर्वाइवलशिप कर्व का है। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ कर्व्स फ्रॉम फिगर ए एंड सर्वाइवलशिप फ्रॉम द फिगर बी दैट वुड बेस्ट रिप्रेजेंट द आर एंड के, ठीक है।
अब देखिए जो के सेलेक्टेड स्पीशीज होगा, ये कैरिंग कैपेसिटी है, वो कैरिंग कैपेसिटी के पास जाकर प्लेटू बना देगा, यानी कि उसकी जो एस शेप है ना, एस शेप कर्व बनेगा, यानी कैरिंग कैपेसिटी के पास जाके वो कर्व क्या हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा, थोड़ा वो ऊपर नीचे होगा, सीधा हो जाएगा। तो ए जो है, ए आप देख रहे हैं, ये यहां से जा रहा है और ये इसके पास जाकर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं। बी में देखिए, बी में बहुत फ्लक्चुएट है, ऊपर गया, फिर बिल्कुल नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर, तो बी जो है वो आर सेलेक्टेड होगा और ए जो है वो के सेलेक्टेड होगा। तो आर सेलेक्टेड क्या ए होगा? नहीं। आर सेलेक्टेड ए होगा? नहीं। आर सेलेक्टेड बी होगा? जी हां, बी होगा। क्या, अब सर्वाइवलशिप में आ जाइए, क्या आर सेलेक्टेड एन होगा? आर सेलेक्टेड एन होगा, ठीक है। तो ये के सेलेक्टेड जो है उनकी जो सर्वाइवलशिप कर्व है वो 1 है, ठीक है, और आर सेलेक्टेड जो है उनकी सर्वाइवलशिप कर्व क्या होती है? 3 होती है। तो ये 1 और ये 3, यानी कि एल और एन, एन इज आर और के इज एल इज के सेलेक्टेड, ओके। तो जो एल है वो के सेलेक्टेड है, तो एल के में एल कहां पे? यहां पर है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन 2 इज, देखिए दोनों में आर बी है, ठीक है। एम, क्या एम आर सिलेक्टेड है? नहीं, एम आर सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है, ठीक। एन आर सिलेक्टेड है, एन आर सिलेक्टेड है, तो सेकेंड इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है टू स्पीशीज एम एंड एन ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट गिवन बिलो in a state space graph in which the abundance of the species M is plotted on x axis. x axis पर M species plot किया गया है, y axis पे N species plot किया गया है, ठीक है। अब कहता है based on the above plot some deductions are made. Which one of the following statement is incorrect? Which of the following statement is incorrect? अब देखिए A और B पॉइंट्स हैं, के एम इसका वैल्यू क्या है? जब लोटका वोल्टेरा में जब हम ग्राफ पढ़ रहे होते हैं तो हमने देखा है कि इन एब्सेंस यहां पे एन तो 0 होगा, तो एम मैक्सिमम कहां तक ग्रो करेगा? जितनी एम के लिए कैरिंग कैपेसिटी है, तो दिस इज द मैक्सिमम ग्रोथ लेवल ऑफ एम। और इन एब्सेंस ऑफ एम एन कहां तक ग्रोथ करेगा? एन ग्रोथ करेगा मैक्सिमम के एन तक, ठीक है। तो ये प्लॉट्स बने हुए हैं। तो एट पॉइंट ए, पहला कहता है एट पॉइंट ए पॉपुलेशन ऑफ बोथ द स्पीशीज एम एंड एन इंक्रीजेस। हाँ, यहां पे तो दोनों इंक्रीज करेंगे क्योंकि इनका जो dn अपॉन dt है, ये स्लोप किसके लिए होता है? dn अपॉन dt के लिए, ठीक है। तो यहां पर dn अपॉन dt, तो ये दूर है तो ये क्या करेंगे? दोनों इंक्रीज कर रहे होंगे, तो ये ठीक है। एट पॉइंट बी, अब यहां पर कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ एम, पॉपुलेशन क्या है? एम, ये, ठीक है, इंक्रीजेस while that species n decreases. स्पीशीज कहता है कि m जो है वो इंक्रीज करेगा और जो n है वो क्या करेगा? डिक्रीज कर रहा होगा। नहीं, ये कहता है कि बोथ स्पीशीज, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं तब आपको क्लियरिटी आएगी। एट पॉइंट बी पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज n इंक्रीजेस, बी पे कहता है n इंक्रीज कर रहा है एंड वाइल m क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ये सही है, ठीक है। n क्या कर रहा है? n के लिए ये है ना km अपॉन अल्फा इन द प्रेजेंस ऑफ द m, तो ये क्या कर रहा है? इंक्रीज करेगा और ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, यानी कि पॉइंट 2 इज इनकरेक्ट। तो सेकेंड ऑप्शन इज अ ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू द लोटका वोल्टेरा कंपटीशन मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अलाउज फॉर कोएग्जिस्टेंस ऑफ टू कंपीटिंग स्पीशीज। ए और बी कंपीटिंग स्पीशीज है, कब ये साथ में रह सकते हैं? ये साथ में तभी रह सकते हैं जब इनकी आपस की उलझने ज्यादा हो, यानी इनकी आपस में कंपटीशन इनमें ज्यादा हो, यानी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा हो, इसलिए इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को ये क्या करें? मिनिमाइज कर सकें। बोथ स्पीशीज आर इक्वली कैपेबल टू इनहिबिट ईच अदर, नहीं, तो ये तो कंपटीशन बिल्कुल ड्रास्टिक होता जा रहा है। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन ऑफ ईच स्पीशीज इज ग्रेटर देन द इंटरस्पेसिफिक, बिल्कुल सही है। ये आपसी उलझनों में उलझे रहे जिससे कि इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन कम हो जाए। जब इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन कम होगा तो एक दूसरों से कंपटीशन
कम होगा तो ये कोएग्जिस्टेंस कर सकते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक इज लेस, नहीं, जब आपसी कला कम हो गया तो ये बाहरी कला ज्यादा करेंगे। देयर इज नो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, नहीं, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ नहीं होगा। द बेस्ट वन इज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इनका आपस का कंपटीशन ज्यादा है रेदर देन अदर। ठीक है, तो ये कोएग्जिस्टेंस कर सकते हैं। फिर आता है कंपटीशन बिटवीन टू स्पीशीज ए एंड बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर फील्ड ग्राफ। Competition in its classic form can have four qualitative outcomes based on the placement of linear isocline in four qualitatively distinct patterns as shown in the graph below. Here, when two isoclines cross each other at the equilibrium point, it is called an attractor. Select the correct graph where both species are expected to coexist फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। ये कब को एग्जिस्ट कर सकते हैं? देखिए, चार तरह का होगा, या तो स्पेशीज 1 विन करे, या स्पेशीज 2 विन करे, या फिर इक्विलिब्रियम हो, और या फिर अनस्टेबल हो। ठीक है, चार कंडीशन है, चार ग्राफ है। अब देखिए, ग्राफ नंबर 4 इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, याद रखिएगा। ठीक है, ग्राफ नंबर 4, यहां पर देखिए कि KB जो है NB इज ग्रेटर देन KB एंड NA इज लोअर देन KA। ठीक है, तो एक जगह KA हाई है अपर साइड में, यहां पे KB लो है, एक जगह NA लो है और NB क्या है, हाई है। तो ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। ओके, ये किसकी सिचुएशन है? इक्विलिब्रियम की। सेकंड में क्या होता है, देखिए KA हाई है, NB लो है, KB हाई है, यानी दोनों KB KA क्या है, हाई है, दोनों हाई है तो अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये अनस्टेबल का ग्राफ है। स्टेबिलिटी तो यही होगी, स्टेबिलिटी मींस कोएग्जिस्टेंस तो ग्राफ नंबर 4 में ही होगा। 1 और 2 हमने क्यों नहीं छुआ? 1 और 2 विनर ए और विनर 2 हमें देखना होगा। ठीक है, यहां पर उसको क्लियर एक्सप्लेन नहीं किया गया तो हम इसको नहीं कर रहे हैं, पर ये जो दो ग्राफ हैं ये स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के नहीं होंगे। यही दो ग्राफ स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के होंगे। ये दोनों विनर, फर्स्ट स्पीशीज विन और सेकेंड स्पीशीज विन में से ये दोनों कोई ना कोई होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेटिंग एडिशनल इकोलॉजिकल फैक्टर। कुछ एडिशनल इकोलॉजिकल फैक्टर ऐड किए गए इनटू द लोटका वोल्टेरा प्रेडेटरी प्रे मॉडल कैन चेंज द प्रीडेटर आइसोक्लाइन, गिव सम ऑफ द स्टेट स्पीशीज ग्राफ ए एंड सी, रिप्रेजेंट द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रीडेटर आइसोक्लाइन ड्यू टू द इकोलॉजिकल फैक्टर लिस्टेड बिलो। पहला कहता है विक्टिम एबंडेंस एक्टिंग एज प्रीडेटर कैरिंग कैपेसिटी। विक्टिम मीन्स प्रे, प्रे की जो एबंडेंस है वो प्रीडेटर कैरिंग कैपेसिटी को सपोर्ट कर रही है, तो वो कौन है? सी। देखिए विक्टिम्स कहां पे है? एक्स एक्सिस पे है, नंबर ऑफ प्रीडेटर्स का है वाई एक्सिस पे। ठीक है, जैसे जैसे प्रे बढ़ते जा रहे हैं कैरिंग कैपेसिटी उन पे क्या होती जा रही है? सपोर्ट करती जा रही है। ठीक है, तो ए फर्स्ट का सी कहां पे है? या तो यहां पर है या यहां पे, यानी कि ये और ये हम तुरंत काट देते हैं। फिर सेकंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेट प्रे पॉपुलेशन। अल्टरनेट प्ले यानी कि विक्टिम अल्टरनेट विक्टिम भी अवेलेबल है। इसने पहले कहा था एडिशनल इकोलॉजिकल फैक्टर। ये देखिए, ये एक जो है ऑड वन है, ठीक है, आइसोक्लाइन में, यानी कि यहां पर जब आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ विक्टिम्स क्या होते जा रहे हैं? इंक्रीज करते जा रहे हैं, और उसी के साथ नंबर ऑफ प्रेडेटर्स, ठीक है, इनकी जो सिचुएशंस है वो क्या होती जा रही है? इंक्रीज करती जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं कोई अल्टरनेटिव प्रे पॉपुलेशन यहां पर है। तो बी किसके लिए है? सेकंड के लिए। तो बी का सेकंड किस में है? बी का सेकंड इसमें है, यानी कि थर्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन। ए इज थर्ड। थर्ड क्या है? प्रीडेटर कैरिंग कैपेसिटी डिटरमाइंड बाय फैक्टर अदर देन द विक्टिम अपेंडेंस। ठीक है, तो थर्ड वन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक, जो हमने फर्स्ट यानी कि सी और बी से ही पता पा लिया।
नेक्स्ट कहता है कंसीडर प्रीडेटर्स विथ ए चॉइस बिटवीन टू प्रे टाइप्स, अ बिग प्रे वन विच हैज एनर्जी वैल्यू E1, हैंडलिंग टाइम H1। एक फर्स्ट प्रे की एनर्जी वैल्यू E1 है और उसकी हैंडलिंग टाइम H1 है, सर्च टाइम S1 है। स्मॉल प्रे छोटा प्रे है 2 जिसकी एनर्जी वैल्यू E2 है, हैंडलिंग टाइम H2 है, सर्च टाइम S2 है। अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमम फॉरेजिंग थ्योरी व्हेन विल द प्रीडेटर प्रेफरेंशियली सेलेक्ट प्रे 2, प्रे 2 को वो कब सेलेक्ट करेगा, जबकि वो छोटा प्रे है, तो लेकिन वो छोटे प्रे को कब सिलेक्ट करेगा, जब उसको जल्दी जल्दी कम समय में वो प्रे मिलते जाए। ठीक है, तो E2 क्या था, एनर्जी हाई हो और हैंडलिंग टाइम क्या हो, लेस हो, तो E2 अपॉन H1 वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अगर E2 अपॉन H2 की बात हम कार्य करें, E2 अगर 10 है और H2 1 है तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अगर इसी तरह मैं करूं, अगर E2 को मैं 10 मान लू और H2 को 5 मान लू, ठीक है, या 2 ही मान लू, थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है, तो कौन बड़ा, 10 बड़ा कि 5, तो 10 बड़ा, तो क्या करेगा, एनर्जी वैल्यू उसकी क्या है, ज्यादा है, तो ग्रेटर देन E1 अपॉन H1 प्लस, तो E2 की जो वैल्यू है, क्योंकि E2 को प्रीफर करने के क्वेश्चन मांग रहा है, तो उसकी जो एनर्जी वैल्यू वो हाई हो और हैंडलिंग टाइम कम हो, तो वो प्रीफर करेगा किसको, स्मॉल प्रे को। When the abundance of prey one is very high, abundance of very high, लेकिन उसको आप पकड़ ही नहीं पा रहे हो। When the abundance of prey 1 2 are equal, इसको लॉजिक नहीं बनता, और दोनों की एनर्जी वैल्यू सेम है, हैंडलिंग वैल्यू सेम है, ठीक है, तो वो क्यों सेकंड को प्रीफर करेगा, तो फर्स्ट को प्रीफर करेगा क्योंकि साइज ज्यादा है। ठीक है, सेकंड को कब प्रीफर करेगा, जब उसकी एनर्जी हाई और जो हैंडलिंग का जो रेशियो है वो हाई। नेक्स्ट कहता है इंटरैक्टिंग प्लांट ए से जे तक प्लांट इंटरेक्शन है, एंड इंसेक्ट हर्बीवोर, ये इंसेक्ट हर्बीवोर्स है। स्पीशीज इज a commonly are depicts in the network below. Consider the following statement about the network drawn above. Insects are more specialized than plants. जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स कहां पर हैं, P से Y तक, वो मोर स्पेशलाइज्ड देन प्लांट्स। तो ठीक है, इंसेक्ट्स क्या, ये इंसेक्ट्स है, ये इस प्लांट्स को खा रहा है, ये इंसेक्ट्स है, ये इस प्लांट को खा रहा है, सारे प्लांट्स को नहीं खा रहा है। ठीक है, हर इंसेक्ट हर प्लांट को नहीं खा रहा है, तो स्पेशलाइज्ड है, बिल्कुल है जी। देयर आर नो ऑब्लिगेट इंटरेक्शन इन दिस नेटवर्क, कोई ऑब्लिगेट इंटरेक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, जे और एक्स को देखिए, ये ऑब्लिगेट इंटरेक्शन है, एक्स जो है वो जे के अलावा कहीं नहीं जा रहा है, तो सेकंड रॉन्ग है। द कम्युनिटी इज मॉड्यूलर, कम्युनिटी क्या है, मॉड्यूलर है, बिल्कुल सही है। मिसिंग लिंक्स ऑलवेज प्रेजेंट इन एब्सेंस ऑफ द इंटरेक्शन, नहीं, तो ए और सी क्या है, करेक्ट है, तो ए एंड सी ओनली आर द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अल्फा बीटा गामा बायोडाइवर्सिटी पे। इन द ग्राफ बिलो लार्ज बॉक्सेस पी क्यू आर एस रिप्रेजेंट अ रीजन वेयर एज स्मॉल बॉक्सेस रिप्रेजेंट द हैबिटेट, ये रीजन है और छोटे वाले क्या है, हैबिटेट्स हैं, ये सारे हैबिटेट्स हैं। ठीक है, तो क्या करना है, गिवन द अबव ग्राफ चूज द ऑप्शन विच करेक्टली डिपिक्ट्स द रीजन विच शोज मैक्सिमम अल्फा। अल्फा डाइवर्सिटी मींस मैक्सिमम डाइवर्सिटी, तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां है, देखिए इनमें S1 भी S2 भी S3 है, इसमें केवल S1 S2 है, इसमें केवल S1 है S2 है, किसी किसी में एक ही। मैक्सिमम 3 के 3 कहां पे है, Q में, S1 भी है, S2 भी है, S3 भी है, तीनों में। तो अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है, अल्फा डाइवर्सिटी होती है कि जो आपका हैबिटेट वाला पोर्शन है, जो स्मॉल बॉक्सेस हैं, राइट, जो हैबिटेट है उसमें ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिटी हो, दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी, तो ये अल्फा होगा। जब कंपैरिजन की बात करूंगा मैं, किसकी बात करूंगा, कंपैरिजन की, तो वो बीटा होगा, और ओवरऑल की बात करूंगा तो वो गामा होगा। अल्फा, बीटा और गामा, तीन तरह की डाइवर्सिटी है। अल्फा क्या है, नंबर ऑफ द स्पीशीज, बीटा क्या है, कंपेयर, और गामा क्या है, टोटल स्पीशीज, टोटल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो Q का अल्फा मैक्सिमम है, तो Q का अल्फा Q होगा। इसके बाद S जो बीटा है वो कंपेयर की बात करें, आप देखिए सब में अलग अलग है, 1 2,
यहाँ पे क्या हो गया 3 और यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, सारे अलग अलग हैं। तो बीटा मैक्सिमम कहाँ है, सबसे ज्यादा कंपैरेटिवली जब हम देखें तो सबसे ज्यादा डायवर्सिटी हैबिटेट कहाँ पे, ये हैबिटेट कुछ अलग है तभी तो खाली स्पीशीज 1 2 है, ये हैबिटेट अलग है तभी तो 1 2 नहीं है, 3 आ गया, ये अलग है यहाँ पे 4 आ गया, ये अलग है तो 5 आ गया, तो हैबिटेट क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे ज्यादा डायवर्सिटी बीटा की कहाँ है, एस में है। तो क्यू क्या है, मैक्सिमम अल्फा एंड मैक्सिमम बीटा कौन है, एस, तो क्यू एंड एस, ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, अल्फा बीटा गामा डायवर्सिटी से क्वेश्चन था। फिर आ गया अल्फा बीटा गामा डायवर्सिटी, विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए बीच में नॉट कैपिटल से पूछता है, ये जरूर पढ़ा करिए। both alpha and gamma diversity measures the presence and abundance of species in a community. Gamma diversity can be expressed as the product of alpha and beta diversity across the site. प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा, यानी अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करें तो गामा आएगा, ये पहला ये कहता है। गामा डायवर्सिटी इज द सम ऑफ अल्फा डायवर्सिटी फॉर अ सेट ऑफ साइट्स। Gamma diversity can be expressed as a sum of alpha and beta diversity across the site. तो कहता है कि जो अल्फा और बीटा को अगर मल्टीप्लाई करें तो गामा हो जाएगा, नहीं, ये तो सम है ना टोटल, तो टोटल में मल्टीप्लीकेशंस की बात आई नहीं है, टोटल तो एडिशंस होगा, तो ऑप्शन 2 करेक्ट नहीं है गामा डायवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द गामा डायवर्सिटी। नेक्स्ट कहता है विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फिर कहता है नॉट करेक्ट। इंटरटाइडल जोन्स एंड ईस्चरीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ इकोटोन्स। इकोटोन्स क्या है, बफर रीजन, दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच को जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, इकोटोन्स। ठीक है, दे आर ट्रांजिशनल एरिया ऑफ वेजिटेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज। कहते हैं दो डिफरेंट प्लांट कम्युनिटी के बीच का एरिया है, मुझे कुछ अच्छा लग नहीं रहा है, आगे देखते हैं। पॉपुलेशन इन इकोटोन्स आर पोटेंशियली प्री एडेप्टेड टू चेंजिंग एनवायरमेंट, ये प्री एडेप्टिव होती हैं चेंजिंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट चेंज के लिए ये क्या होते हैं, प्री एडेप्टिव होते हैं। क्यों प्री एडेप्टिव होते हैं चेंजिंग एनवायरमेंट का, क्योंकि दो तरह की इकोटोन्स है, दो तरह के इकोसिस्टम है, तो जो बीच में पाए जाएंगे वो प्री एडेप्टिव है कि चेंजिंग एनवायरमेंट होगा तो हम जो भी होगा हम उस हिसाब से देख लेंगे। ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है। दे हार्बर ओनली के सिलेक्टेड स्पीशीज दैट कैन सर्वाइव, ये सही है, के सिलेक्टेड ही होते हैं इकोटोन में। इंटरटाइडल जोन इकोटोन का है। अब क्या ये ट्रेडिशनल एरिया वेजिटेशन बिटवीन द टू डिफरेंट प्लांट्स, टू डिफरेंट प्लांट इन टू डिफरेंट इकोसिस्टम हम मान सकते हैं, पर ये प्री एडेप्टिव होते हैं, नहीं जी प्री एडेप्टिव नहीं होंगे, प्री एडेप्टिव कैसे होंगे ये। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन एंड रॉन्ग फॉर द इकोटोन एक्सप्लेनेशंस। फिर कहता है द ग्राफ्स गिवन बिलो शो द पॉसिबल बिहेवियर ऑफ टू स्पीशीज ओवर द क्रॉस द सक्सेशन। सक्सेशन का क्वेश्चन आ गया। पॉसिबल इफेक्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सक्सेशन आर टोटल सप्रेशन, कन्वर्जेंस। देखिए कन्वर्जेंस का ग्राफ, दो ग्राफ है, ये बायोमास है, ये टाइम है। अब देखिए दो हैं स्पीशीज, दो पॉपुलेशंस हैं, अब दोनों यहां पर आकर देखिए ये दोनों मिलके एक साथ चल रहे हैं, यानी कि दोनों ने कन्वर्जेंस करके को एक्सिस्टेंस एक्सेप्ट कर लिया। क्या एक्सेप्ट कर लिया, को एक्सिस्टेंस। तो कन्वर्जेंस के लिए बी मैं चूज कर रहा हूं अभी से, बिल्कुल इजी था इसलिए मैंने पहले इसको चूज कर लिया। पहला कहता है टोटल सप्रेशन, टोटल सप्रेशन तो यही है, देखिए छोटा सा निकला, पहले ने क्या किया, दूसरे को बिल्कुल सप्रेस कर दिया, तो सी जो है वो टोटल सप्रेशन है, बी जो है वो टोटल कन्वर्जेंस है। सी जो है वो टोटल सप्रेशन है और बी जो है वो कन्वर्जेंस है। फिर है सिक्वेंशियल सक्सेशन, सिक्वेंशियल सक्सेशन ए बचा तो ए है, तो बी सेकेंड ये है और सी फर्स्ट, सी फर्स्ट, सी फर्स्ट बी सेकेंड, ये कहां पे थर्ड में, ये देखिए ए थर्ड बी सेकेंड सी फर्स्ट। ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर द सक्सेशन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्राइमरी सक्सेशन
स्पीशीज। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है? जीरो, बेयर लैंड से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? बेयर लैंड से प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन यानी पहले कम्युनिटी थी वो रिप्लेस होकर नई कम्युनिटी आ गई, सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन बेयर लैंड, जहां पे बिल्कुल लाइफ नहीं थी वहां पे सक्सेशन क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। तो प्राइमरी के लिए क्या है? दीज स्पीशीज डू नॉट फॉलो स्पेसिफिक सर्वाइवलशिप कर्व। ये किसी भी सर्वाइवलशिप कर्व को नहीं फॉलो करते, करना पड़ेगा सर्वाइवलशिप कर्व, तो तीन में से कोई एक हो गई होगा। दीज स्पीशीज शो टाइप 2 सर्वाइवलशिप। टाइप 2 देखिए, सर्वाइवलशिप कर्व आपको याद होगा, ये टाइप 1 होता है, ये टाइप 2 होता है और ये टाइप 3 होता है। ठीक है, टाइप 1 में क्या होता है? मैंस, जो कि अर्ली एज पे डेथ कम है और ओल्ड एज पे डेथ ज्यादा हो जाती है। टाइप 3 पे क्या होता है? अर्ली एज पे डेथ ज्यादा होती है, जैसे छोटे, ये आर सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है, ज्यादा एग दिया, ज्यादा एग क्यों देते हैं? क्योंकि कुछ प्रीडेटर्स खा जाएंगे, कुछ ही जाके आगे बचेंगे। ठीक है, और ये टाइप 2 होता है, ठीक है, बर्ड्स वगैरह के लिए। ये जो मोर्टेलिटी है वो साथ साथ एज के साथ साथ हैबिटेट और प्रेडेटर की वजह से कॉन्टिन्यूस उसी तरह है। तो दीज स्पीशीज टाइप 2 नहीं, ये नहीं होगा, पहला नहीं होगा। दीज स्पीशीज टाइप 3, जी हाँ, क्योंकि आर सिलेक्टेड स्पीशीज होगा और आर सिलेक्टेड स्पीशीज क्या शो करता है? टाइप 3। तो थर्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये सारे थे जिसमें हमने लोटका वोल्टेरा और सर्वाइवलशिप और जो इकोलॉजी के मेन कंसेप्ट है, इस पे हमने देखा। तो एग्जाम्स आपके आ रहे हैं, थोड़ा फास्ट मोड पे चला, क्विक रिवीजन के फॉर्म पे। अगर आपने पहले से कंसेप्ट पढ़ रखे हैं और रिवीजन करना है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं लास्ट मिनट पे, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। बाकी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को आप फॉलो भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।